बीए ऑनर्स सेकेंड ईयर की आज की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम विश्व के कृषि का प्रदेशीकरण जो है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं और इसमें विशेष तौर पर हम डी विटलसी जो महोदय थे, उन्होंने जो विश्व का कृषि प्रादेशीकरण किया, उस कृषि प्रादेशीकरण के ऊपर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले विश्व का जो कृषि प्रदेश है उसके बारे में हम बात करते हैं। समान कृषिगत विशेषताओं के आधार पर जो सतत प्रदेश होता है, उस सतत प्रदेश को ही हम विशिष्ट कृषि प्रदेश कहते हैं। बच्चों, कुछ विद्वान जो हैं वो समरूप विशेषताओं वाले भिन्न भिन्न क्षेत्रों को भी विशिष्ट कृषि प्रदेश के रूप में परिभाषित करते हैं, लेकिन सामान्य रूप में समान कृषिगत विशेषताओं वाला जो सतत प्रदेश है वही विश्व का कृषि प्रदेश जो है वो कहलाता है। और बच्चों, विश्व के कृषि प्रदेश के निर्धारण हेतु दो प्रकार के उपागम महत्वपूर्ण हैं, एक भौतिक उपागम और दूसरा आर्थिक उपागम। बच्चों, पहले हम भौतिक उपागम की चर्चा करते हैं। जब कृषि प्रदेशों का निर्धारण जो है भौतिक कारकों जैसे जलवायु है, भौतिक दशाएं हैं, उनके आधार पर हम करते हैं, तो ऐसे उपागम को हम भौतिक उपागम कहते हैं। और इससे इस उपागम के तहत महत्वपूर्ण कार्य करने वाले जो जोग्राफर थे वो हंटिंगटन महोदय महत्वपूर्ण हैं। इसमें उन्होंने जलवायु की विशेषताओं को आधार मानकर और फिर विश्व का कृषि प्रादेशीकरण किया और विश्व को 4 मेखलाओं या 4 परिमंडलों के अंदर उन्होंने विभाजित किया। पहला जो है वो है कृषि अयोग्य प्रदेश, जिसमें ध्रुवीय प्रदेश और पर्वतीय प्रदेशों और तथा वन प्रदेशों को उन्होंने शामिल किया। इसमें कृषि जो है वो नहीं की जाती सामान्यतया। दूसरा प्रदेश कृषि योग्य किंतु अनुपलब्ध प्रदेश उन्होंने माना। इसमें इस विशेष रूप से विषुवत-रेखीय वनों का जो प्रदेश है वो यद्यपि कृषि के योग्य है किंतु वो कृषि हेतु अनुपलब्ध है, इसको उन्होंने माना। जैसे अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, गिनी वाले जो भाग हैं, न्यू गिनी वाला भाग, वहाँ के जो वन हैं, ये वन जो हैं वो कृषि हेतु अनुपलब्ध हैं। तीसरा जो प्रदेश है वो आंशिक रूप से कृषि कार्य में प्रयुक्त हो रहा है, उसको उन्होंने माना, जिसमें अर्धशुष्क और आर्द्र प्रदेश जो हैं, सेमी एरिड और जो एरिड वेट रीजन्स हैं, उसको उन्होंने शामिल किया। और चौथा जो परिमंडल उन्होंने माना वो है कृषि में प्रयुक्त प्रदेश है, जिसमें एग्रीकल्चर हो रही है। ऐसा प्रदेश जो है वो उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु वाला प्रदेश है। स्पेशली नदी घाटियाँ जो भी हैं, उन सभी नदी घाटियों में कृषि कार्य जो है वो सुचारू और हो रहा है। जैसे गंगा सिंधु नदी घाटी है, दजला फरात नदियों की घाटियाँ हैं, राइन नदी की घाटी है, डैन्यूब नदी की घाटी है, इन सभी घाटियों में कृषि कार्य हो रहा है। इसके अतिरिक्त बच्चों, जोनासन महोदय जो है, ओ जोनासन, उन्होंने भौतिक उपागम के तहत 2 प्रकार के कृषि प्रदेश माने। पहला जीवन प्रदेश और दूसरा मृत्यु प्रदेश। जिन क्षेत्रों में कृषि कार्य किए जा रहे हैं उसको उन्होंने जीवन प्रदेश माना और ऐसे जीवन प्रदेश उन्होंने 2 बताए, उष्णकटिबंधीय जीवन प्रदेश और दूसरा है उपोष्णकटिबंधीय जीवन प्रदेश। उष्णकटिबंधीय जीवन प्रदेश जो है वो विषुवत रेखा से लगभग 25 डिग्री सेल्सियस उत्तर और दक्षिणी गोलार्धों वाला जो प्रदेश है वो उन्होंने बताया। स्पेशली इसमें जो है वो एशियाई देश हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, वो इसमें शामिल किए जाते हैं। और दूसरा जो प्रदेश है वो उपोष्णकटिबंधीय जीवन प्रदेश है, जिसमें अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो इसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें कर्क और मकर रेखाओं से लेकर और उपोष्ण निम्न वायुदाब वाला जो क्षेत्र है जिसमें पछुआ हवाएं चलती हैं, वेस्टर्ली विंड्स चला करती हैं, उस प्रदेश को इसमें माना है। जिसमें भूमध्य सागरीय प्रदेश भी है, इसमें व्यापारिक बागवानी प्रदेश भी है। इन प्रदेशों को इसमें बच्चों शामिल किया गया है। दूसरा प्रदेश जो है उन्होंने माना वो है मृत्यु प्रदेश। जिन क्षेत्रों में कृषि कार्य नहीं किए जाते उसको उन्होंने, जोनासन महोदय ने, मृत्यु प्रदेश माना है। और ऐसे प्रदेश उन्होंने 2 बताए हैं, एक उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थलीय प्रदेश, ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट रीजन, यानी गर्म मरुस्थल, जैसे सहारा मरुस्थल है, राजस्थान और पाकिस्तान का थार मरुस्थल है। अरेबियन जो रीजन में जो मरुस्थल है वो
ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरियन ग्रेट सैंडी डेजर्ट जिसे हम कहते हैं वो मरुस्थल है। अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल है। इन मरुस्थलीय जो प्रदेश हैं, इन मरुस्थलीय प्रदेशों में बच्चों कृषिगत जो दशाएं हैं वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है, इसलिए वहाँ पर कृषि कार्य नहीं होते। यद्यपि भारत का जो थार प्रदेश है उसमें गंगानगर जो नहर, गंगा नहर जिसको अपन इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं, IGNP, उसके आने से कृषिगत दशाओं में काफ़ी सुधार हुआ है और वो राजस्थान का ओएसिस जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो गया। लेकिन जोनासन महोदय ने जब ये कृषि प्रदेश बनाए थे, ये मृत्यु प्रदेश बनाए थे, तब शायद IGNP की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, IGNP नहीं आई थी, इसलिए ये पार्ट जो है वो मरुस्थल के अंदर ही था। दूसरा उन्होंने माना ध्रुवीय या शीत कटिबंधीय मृत्यु प्रदेश। शीत कटिबंधीय मृत्यु प्रदेश जो है, ध्रुवीय और शीत कटिबंधीय से यहाँ पर तात्पर्य है एक तो पोलर रीजन, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवीय जो प्रदेश है, उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक महासागर और तथा दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका है। इन दोनों प्रदेशों में कृषिगत दशाएं बिल्कुल भी नहीं है, भौतिक दशाएं, क्योंकि तापमान वर्ष भर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और जो भी लैंड है वो सदैव जो है वो हिमाच्छादित रहती है, इसलिए यहाँ पर कृषि नहीं होती, इसीलिए इसको उन्होंने मृत्यु प्रदेश माना है। इसके अतिरिक्त शीत कटिबंधीय प्रदेश जो हैं वो ऐसे प्रदेश हैं जो लगभग 60 डिग्री से लेकर और 80 डिग्री सेल्सियस उत्तर और दक्षिणी गोलार्धों में पाए जाते हैं। जैसे बच्चों सोवियत रूस का साइबेरियन जो प्रदेश है वो इसमें शामिल किया जाता है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका का जो नॉर्थ वाला पार्ट है जिसको हम अलास्का रीजन भी कहते हैं, इस प्रदेश को भी इसमें हम शामिल करते हैं। तो बच्चों ये जो है मृत्यु प्रदेश जोनासन महोदय ने माने। और बच्चों इन 4 कृषि प्रदेशों के अतिरिक्त जॉनसन ने 3 संक्रमण क्षेत्र भी स्वीकार किए हैं। इन 7 क्षेत्रों में से केवल 4 ही महत्वपूर्ण माने गए तथा कृषि हेतु जो है वो उपलब्ध माने गए हैं। बच्चों अब हम उन प्रदेशों की बात कर रहे हैं। दूसरा उपागम जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है आर्थिक उपागम। ये जो आर्थिक उपागम है बच्चों, इस आर्थिक उपागम के तहत जो विद्वान हैं उन्होंने भौतिक कारक जो हैं उनके अतिरिक्त जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको महत्वपूर्ण माना है और इसको उन्होंने कृषि के प्रादेशिकरण में प्रयुक्त किया है। स्पेशली जैसे हम डी विटलसी की बात करते हैं तो विटलसी महोदय ने इसी उपागम के आधार पर कृषि का प्रादेशिकरण किया है। इसमें उन्होंने कृषि प्रादेशिकरण में बच्चों मुख्य रूप से कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स का उन्होंने यूज़ किया, जैसे क्षेत्रीय विशिष्टताएं, दूसरा बाजार, श्रम, पूंजी, यातायात, मशीनीकरण आदि जो है फैक्टर्स हैं उन्होंने माने और इन फैक्टर्स के द्वारा कृषि प्रदेश निर्धारित किए। इस आधार पर हम इस आर्थिक उपागम के आधार पर जो कृषि प्रदेश है उनको आर्थिक उपागम पर आधारित कृषि प्रदेश भी मानते हैं। बच्चों ये जो आर्थिक उपागम पर आधारित जो फैक्टर्स हैं जिसमें बाजार है, श्रम पूंजी, यातायात, मशीनीकरण आदि है, ये किसी क्षेत्र विशेष की एग्रीकल्चर जो रीजनलाइजेशन है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा करते हैं। इसलिए इन आधारों को भी हम बहुत ही वेटेज देते हैं। स्पेशली जैसे मैंने आपको नाम बताया डी विटलसी महोदय का, उन्होंने आर्थिक उपागम को ही अपनाया। तो बच्चों ये कुछ विश्व के कृषि प्रदेश के निर्धारण हेतु जो कुछ महत्वपूर्ण उपागम हैं उनकी हमने आज चर्चा करी। इन उपागमों के पश्चात हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो डी विटलसी का विश्व के जो कृषि प्रदेश हैं उन कृषि प्रदेशों के ऊपर बेस्ड होगा। थैंक यू, धन्यवाद।